हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं शॉक क्या होता है। तो शॉक इज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस डिजीजेज दैट रिजल्ट इन डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन एट सेलुलर लेवल। ठीक है, तो क्या होता है जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो जो शॉक है वो क्या है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है जो कि कॉज्ड होता है अलग अलग डिजीज से। ठीक है, अलग अलग बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से शॉक हो सकता है, जो कि रिजल्ट क्या करता है, तो जो क्या करता है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन एट सेलुलर लेवल, यानी जो सेल्स में पहुंचने वाली ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, वो कम कर देता है, उसका लेवल कम कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से अच्छे से जो सेल्स हैं उन पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, यानी शॉक को जो क्लासिफाइड किया गया है वो कैसे किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है, सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें सेप्टिक शॉक, सेकंड आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक और थर्ड आता है न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कार्डियोजेनिक शॉक को। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, यह है डेफिनेशन इसकी। तो कार्डियोजेनिक शॉक इज अ कंडीशन इन विच योर हार्ट सडनली कांट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड। ठीक है, जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जितनी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, यानी बॉडी के ज़रूरत के अनुसार ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता, हमारा हार्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, नाम से समझो कार्डियोजेनिक, यानी हार्ट से पैदा होने वाला जो शॉक है, ठीक है, हार्ट की डिसफंक्शनिंग से जो पैदा होने वाला रोग है या फिर शॉक है उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, इतनी बात समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो रिस्क फैक्टर क्या होंगे, यानी कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कार्डियोजेनिक शॉक के रिस्क पर होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, यानी अगर किसी भी पर्सन को क्या हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है, बहुत पहले किसी को हार्ट फेलियर हुआ है या हार्ट अटैक आया है, तब भी क्या हो सकता है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। तो जिस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर पहले हुई है, ठीक है, तब क्या होता है, उसको ये दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओल्ड एज। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको भी क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीज। अगर किसी पर्सन को क्या है, कार्डियक डिजीज चल रही है बहुत पहले से, ठीक है, अगर किसी को क्या हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, ठीक है, मायोकार्डाइटिस हुआ है, तो ये सारी जो डिजीज होती हैं ये होती हैं हमारी कार्डियक डिजीज। ठीक है, अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, कार्डियक डिजीज हुई है तो या पहले हो रखी है, तब भी उसको क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक की समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होने का रिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, यानी जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो किन किन कारणों से हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें मायोकार्डियल इस्चीमिया। ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया का जो मतलब है वो क्या होता है, मायोकार्डियम में क्या हो जाना, इस्चीमिया हो जाना, यानी वहाँ पर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मायोकार्डियम में इस्चीमिया, ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती मायोकार्डियम में, मायोकार्डियम लेयर में। अब मायोकार्डियम क्या है, तो हार्ट की एक लेयर है, अगर आपने हार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो मायोकार्डियम क्या है, लेयर है, इस लेयर में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पाती है, तब क्या हो सकता है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, अगर हार्ट में क्या होता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तब उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यानी मायोकार्डियम जो है, हार्ट की जो लेयर है मायोकार्डियम, उसमें अच्छे से क्या नहीं हो पाता, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है या ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक भी इसको हम कहते हैं वो हो सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है मायोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन का हो जाना। ठीक है, जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन का हो जाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डियम में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, एंडोकार्ड यानी एंडोकार्डियम और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो एंडोकार्डियम में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सीएडी। अगर किसी पर्सन को सीएडी हुआ है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो पासिस है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसको ही हम कहते हैं क्या, सीएडी। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक अगर किसी पर्सन को होता है तब, ठीक है। तो डिक्रीज सिस्टोलिक बीपी, जो पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टैकीकार्डिया, अब देखो सीधी सी बात है, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टैकीकार्डिया यानी जो उसका जो हार्ट है वो बहुत तेज तेज पंप करने लगेगा या बहुत तेज तेज क्या करने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ने को हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैपिड रेस्पिरेशन, पेशेंट क्या करेगा, तेज तेज सांस लेने लगेगा, ठीक है। अगर किसी पर्सन को कार्डियोजेनिक शॉक है तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो नहीं पा रही है बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या करेगा, तेज तेज सांस लेने लगेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो जाए किसी तरह से, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है साइनोसिस, देखो सीधी सी बात है, साइनोसिस का मतलब होता है कि जो टिश्यूज वगैरह हैं वो क्या कहते हैं, खराब होने लगते हैं, ठीक है, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, किसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। तो अब कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कार्डियोजेनिक शॉक क्यों होता है, क्योंकि भैया क्या होता है इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के टिश्यूज में, ठीक है। तो साइनोसिस हो सकता है, ठीक, यानी बॉडी के जो टिश्यूज है वो खराब हो सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मेंटल कंफ्यूजन, पेशेंट को मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखो कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो बॉडी के किसी भी पार्ट में अच्छे से जो ब्लड है वो नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन में भी ब्लड नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ठीक। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उसको मेंटल कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वेटिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है पेल स्किन, जो पेशेंट की स्किन है वो पीली पड़ सकती है, ठीक है, पेल स्किन हो सकती है। क्यों होगी पेल स्किन, क्योंकि जो है पेशेंट क्या है, ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी वजह से पेल स्किन उसकी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी मेंटल कंफ्यूजन, तो सीधी सी बात है जब ब्लड नहीं पहुंच पाता है हमारे कहाँ तक, पूरी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है ब्लड, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है और पेशेंट को क्या हो सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस पेशेंट खो सकता है, ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेज में जा सकता है, ठीक है, बेहोश भी हो सकता है पेशेंट, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम बात करते हैं कि हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं कि किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की बात करते हैं, हम क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे, क्योंकि जो पेशेंट है उसके हार्ट में कोई दिक्कत हुई होगी तभी हुआ होगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुआ होगा तब दिक्कत हुई होगी, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। ईसीजी हम कर सकते हैं पेशेंट की, क्योंकि हार्ट में दिक्कत हो रही है ज़्यादातर, तो क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक है तो हार्ट में ही दिक्कत होगी, सीधी सी बात है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईसीजी पेशेंट का कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट का हार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर यानी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या करते हैं, हम कैथेटराइजेशन करते हैं, ठीक है, कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होती है, एक हार्ट में क्या होता है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिसके बाद क्या करते हैं, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी हम कैसे बचा सकते हैं इसको, ठीक है, यानी कार्डियोजेनिक शॉक अगर किसी को हुआ है तो हम इसको पहले ही प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्मोकिंग को अवॉइड कर देना है। कोई पर्सन अगर ज़्यादा स्मोक करता है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन की दिक्कत यानी हाई बीपी की दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें ये करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड कोलेस्ट्रॉल, अगर कोई पर्सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल खाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेता है या फिर जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा खाता है, तब क्या हो सकता है, उसको ये दिक्कत हो सकती है। तो हमें ये करना है, कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करना है, ठीक है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या करना है पेशेंट को या फिर जो भी पर्सन है जिसको होने के चांसेस हैं, या फिर अगर किसी को भी पहले बचना है इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से, तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा बहुत कम कर देनी है या फिर बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेसिव शुगर, अगर पेशेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा लेता है, ठीक है, शुगर वगैरह खाता है, तब उसको क्या करना है, उसको नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, अब क्या करना है, पेशेंट को अपना हेल्दी बॉडी वेट रखना है। हेल्दी बॉडी वेट का मतलब ये है कि पेशेंट ज़्यादा ओबेस नहीं होना चाहिए, यानी ओबेसिटी पेशेंट को नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मोटापा वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको क्या करना है, अपना वेट को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को वेजोडाइलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वेजोडाइलेटर में नाइट्रेट, ठीक है, वेजोडाइलेटर्स क्यों, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम उसकी वेसल्स को डायलेट करने के लिए हेल्प करते हैं
वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रोपेनॉल 20 to 40 mg में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, हम उसको दे सकते हैं क्योंकि थ्रोम्बस बना है। अगर थ्रोम्बस को क्या करने के लिए, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, उसको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं। इसमें हम स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्योंकि इसको क्या हो रहा है, थ्रोम्बस हो रहा है, तो उसको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग हम कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को रोकने के लिए ये दोनों प्रोसीजर किए जाते हैं। ये दोनों क्या है, मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी हम करा सकते हैं, स्टेंटिंग करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सर्जरी, हम सर्जरी कौन सी कर सकते हैं इसमें, तो देखो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हम कर सकते हैं, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जो आर्टरी होती है जहाँ से ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज को हटा दिया जाता है और उसको बाईपास द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बाईपास के मदद से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट, हम पेशेंट में क्या कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये टॉपिक कार्डियोजेनिक शॉक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो के नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल ज्ञान को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।